अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करते होंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें और अपने हॉरर किस्से हमसे शेयर करें। जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी उसके लिए हमारी तरफ से एक सरप्राइज़ है। आज मैं आपके लिए बहुत ही डरावनी कहानी लाई हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं कहानी की तरफ। हम मिलेर में रहते थे। हमारे वालिद बहुत सख्त मिजाज थे, जबकि अम्मा फितरत नरम तबीयत की थी। मैं और मेरा भाई अदील और बहन फ़रा जहाँ अब्बा की सख्त तबीयत से ख़ाइफ होते थे, वहाँ अम्मा की नरम तबीयत हमारे लिए नेमत से कम नहीं थी। उनकी नरम तबीयत तो थी ही, लेकिन वो अल्लाह लोग थी जिसका अंदाज़ा हमें पहले नहीं था। हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। जगह की तंगी थी, इतने सारे लोग एक ही जगह रहते थे। दादा के इंतकाल के बाद दादी सबको एक जगह समेटे हुए थी। जॉइंट फैमिली में औरतों के बड़े फड्डे होते हैं, लेकिन यहाँ मामला उलट था। यहाँ अब्बा के आए दिन किसी न किसी से फड्डे होते थे। तंग आकर दादी ने अब्बा को अलग होने का कह दिया। अब्बा ने भी अम्मा को सामान पैक करने का कहा और 3 दिन में ही हमने वो घर छोड़ दिया। वालिद साहब ने कहाँ घर लिया, किधर घर लिया, हमें नहीं पता था। वो हमें जिस इलाके में लेकर आए वो PIB कॉलोनी थी। घर लेना ही था तो आसपास के किसी इलाके में देख लेते, लेकिन उनकी ज़िद्दी तबीयत, वो हमेशा ऐसा ही करते थे। फड्डा किसी से भी हो, भुगतना हमें पड़ता था। लेकिन इस बार ये ज़्यादा हो गया। हम ऐसी जगह आ गए थे जहां हम किसी को नहीं जानते थे। ये इलाका भी इस वक्त ज़्यादा आबाद नहीं था। ये 3 मंजिला मकान था जो अब्बा ने किराए पर लिया था। किराए पर किया। अब्बा का कोई दोस्त सऊदी में था, उसने अपना मकान अब्बा के हवाले किया हुआ था। ये तो हमें बाद में पता चला। अब्बा काफ़ी टाइम से इसकी देखभाल कर रहे थे। वहाँ कोई किराएदार टिकता ही नहीं था। चौथी बार वो मकान खाली हुआ था। अब हम उसके नए मकीन थे। तीसरी मंजिल और छत पर मालिक मकान ताला डाल कर गया था। उसकी सख्ती से हिदायत थी, तीसरी मंजिल पर ना जाया जाए। दूसरी मंजिल भी खाली पड़ी थी और निचली मंजिल पर हम थे। अम्मा उस घर में आकर पहले तो कुछ परेशान सी लगी, फिर कुछ मुतमईन हो गई। हम बोझल दिल के साथ उस घर में आए थे। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। इसी साल इंटर के इम्तिहान दिए थे। बाकी बहन और भाई तो पढ़ रहे थे। अब्बा का ये कहना था कि प्राइवेट कर लो या छोड़ दो। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि रिश्तेदारों से मेल मिलाप ना किया जाए। वो तो जब उनका गुस्सा उतर जाना था, मेल मिलाप शुरू हो जाना था। लेकिन तालीम का नुकसान अदील और फरह का हो गया था। अभी तो जून की छुट्टियाँ थी। उम्मीद थी अगस्त तक बेहतर हल निकल आएगा। खैर, अब हम यहाँ आ गए थे। पहली रात तो उस घर में किसी को नींद नहीं आई सिवाय अब्बा के। बहरहाल 3-4 दिन हमें सामान रखने और ख़ुद को एडजस्ट करने में लगे। अब्बा कुछ मेहरबान रहे, खाना बाज़ार से लेकर आए। ख्याल तो वो करते थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई संदिल इंसान थे, लेकिन बस उनको गुस्सा आ जाता था। अब शायद उनको एहसास हो रहा था, हमको अजनबी जगह पर लाकर डाल दिया। घर में दाखिल होते ही बड़ा सा सहन था। बाएं हाथ पर जीने थे। जीने के नीचे ही 2 वॉशरूम बने हुए थे। 2 कमरों का दरवाज़ा सहन में ही खुलता था। एक मैंने और अदील ने और एक फरह ने ले लिया। फिर अंदर की तरफ आओ तो लाउंज था, जिसके दाएं हाथ पर किचन और बाईं तरफ अम्मा अब्बा का कमरा था। ये सच है कि वो घर छोटा था, जॉइंट फैमिली में हर वक्त का शोर, लेकिन हम उस घर को मिस कर रहे थे। ये चौथा दिन था हमारा उस घर में। अम्मा चाय और पकोड़े बना रही थी। अदील बिस्तर पर लेटा कोई मैगज़ीन पढ़ रहा था। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैं आंखें बंद करके लेटा था और फरह भी हस्बे मामूल कोई रसाला पढ़ रही थी। मुझे लगा अम्मा ने आवाज़ दी है। मैं कमरे से बाहर निकला। नज़र सामने जीने पर पड़ी। वो 2 बच्चे थे, जैसे आम बच्चे होते हैं। वो दोनों सीढ़ी पर उछल उछल कर नीचे आ रहे थे और फिर ऊपर जा रहे थे। बच्चे यहाँ कैसे? क्या कोई किराएदार आ गए हैं? मैं यही सोचता कि उन बच्चों से पूछूं। मैं जीने के करीब चला गया। सुनो बच्चों, कौन हो तुम लोग? लेकिन वो मेरी सुनी अनसुनी करके अपने मशगले में लगे रहे। मैंने एक बार और पूछा, लेकिन जवाब नहीं दिया। अब की बार मैंने डब्ट कर पूछा। ऊपर जाते वो थम गए। इससे पहले कि मैं उनसे कोई और बात करता, अम्मा चाय और पकोड़े ले आईं। चलो बच्चों, आ जाओ। उनकी आवाज़ पर मेरी नज़र एक पुल को चूकी और फिर जब मैंने दोबारा जीने पर नज़र डाली तो हैरान और परेशान हो गया।
वो गायब हो चुके थे और ऊपर जीने पर ताला लगा हुआ था। अम्मा, यहाँ 2 बच्चे थे। मैंने परेशानी से अम्मा को बताया। अम्मा मुस्कुरा दी। ज़हीर, इधर से हट जाओ, अपनी चाय लेकर मेरे कमरे में आओ। मैं अम्मा के कमरे में चला गया। इस दिन अम्मा ने मुझे बताया, बेटा, इस घर में जिन्नात हैं, इनके बच्चे खेलते हैं, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे तो वो भी हमें तंग नहीं करेंगे। अमूमन वो ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन हो जाएं। डर लगे तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अम्मा, आपको कैसे पता? जब हम आए थे मैंने घर में दाखिल होते वक्त या जीने पर बच्चे बैठे देखे थे। मुझे पता चल गया था कि यहाँ इनकी रिहाइश है, लेकिन वो नीचे नहीं आएंगे और हमें ऊपर नहीं जाना है। न हम इनको तंग करेंगे न वो हमें। अम्मा, आप ये कैसे कह सकती हैं? मेरी हैरानी ही ख़त्म नहीं हो रही थी। बेटा, मुझे बचपन से चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। मेरे वालिद साहब भी कुछ रूहानी तौर पर इन चीज़ों से मुंसलिक रहे हैं। पहले तो मैं डर जाती थी। जब अब्बा को पता चला तो उन्होंने मुझे कुछ दुआएं दी, और अब तो अरसा हो गया। बहुत कुछ दुख भी जाता है। कुछ दुख जाए तो डर नहीं लगता, क्योंकि मैं हर वक्त अपनी दुआएं पढ़ती हूँ। ये मखलूक हर जगह है, बस अल्लाह नेकों से वास्ता डाले। अम्मा, आपने कभी बताया ही नहीं। मैं अभी भी हैरान था, बस कभी मौका ही नहीं हुआ। ये कोई बताने वाली बात भी नहीं। आज मुझे ऐसा लगा तुम भी मेरी तरह हो। अम्मा, दादी के घर में वहाँ स्टोर में कुछ है ना? वहाँ कोई औरत है? ये मुझे पता था, मैंने भी कभी बचपन में देखी थी। मैं बहुत डर गया था, मुझे बुखार भी रहा था। हाँ है। और उस दिन के बाद तुमने उसको नहीं देखा ना? अम्मा ने मुस्कुराते हुए सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने नफ़ी में गर्दन हिला दी। उस दिन हमने बहुत बातें की। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और मैंने उनको। अम्मा ने मना कर दिया था मैं किसी से इस बात का जिक्र ना करूं। एक बात मैंने अम्मा को ज़रूर कही, अम्मा, आपको अब्बा में जो जिन है वो दिखता है? वो हंस पड़ी। वाकई अम्मा, आपको कुछ उनके लिए भी पढ़ना चाहिए। देखो ज़हीर, मैं तुम्हारे अब्बा के लिए कुछ नहीं सुनूंगी। उनका गुस्सा वक्ती होता है, ये तुम भी जानते हो। वो टिपिकल घरेलू खातून थी, शौहर को मजाजी खुदा का दर्जा देने वाली। लेकिन ये बात सच कही थी अम्मा ने। अब्बा में गुस्सा निकाल दिया जाए तो वो एक बेहतरीन बाप थे। हमारे अब्बा दिखने में भी बहुत खूबसूरत थे, बस कोई उनको गुस्से में ना देखे। उस दिन मुझे ये पता चला कि मैं जो अक्सर कभी कभी देख लेता या महसूस कर लेता था, ये चीज़ मुझे अम्मा की तरफ से विरासत में मिली थी। जब मैं मैट्रिक में था तो अक्सर मुझे छुट्टी के वक्त दरख्त के नीचे एक आदमी गेट पर परेशान खड़ा दिखता था। मैंने अपने दोस्त को कहा, यह आदमी पता नहीं किसको लेने आता है। मेरे दोस्त ने पूछा, कौन सा आदमी? मेरे बताने पर मेरे दोस्त को वो नहीं दिखा, जबकि मुझे वो दुख रहा था। यह मेरे लिए अजीब था। फिर वो नज़रों से ओझल हो गया। मैंने गौर किया, ऐसा तो अक्सर होता था, मैं ही आज तक नहीं समझ पाया था। आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ सेट हो गए। ये तो था, यहाँ सुकून था। अब हम उसके आदी होते जा रहे थे। अम्मा ने मीठा बनाकर मोहल्ले में और मस्जिद में भी दिया। अब यहाँ रहना है तो मेल मिलाप भी होना चाहिए। महीना ही गुजरा होगा। एक दिन अब्बा ऊपर वाले घर की सफाई करवाने के लिए किसी को ले आए। पड़ोस में खाली प्लॉट था। वहाँ एक ऊंचा लंबा चौड़ा दरख्त था जो झुककर ऊपर की मंजिल की गैलरी में भी आ जाता था। उससे कचरा भी होता था। हम नहीं जानते थे कि अब्बा क्या करवा रहे हैं। अम्मा की तबीयत कुछ सही नहीं थी, वो भी सो रही थी। अब्बा ने गैलरी में आने वाले दरख्त के उस हिस्से को कटवा दिया। हमें तो जब पता चला जब शोर हुआ। काटने वाला जो स्टूल पर खड़ा था वो न जाने कैसे दरख्त काटते काटते बाहर जा गिरा। दरख्त तो उसने काट ही दिया था। शोर सुनकर हम बाहर आए तो अब्बा और एक आदमी तेज़ी से बाहर को भाग रहे थे। मैं और अदील भी बाहर भागे। हम लोगों ने उसको उठाया। ऐसा लग रहा था उसकी टांग टूट गई है। वो बार बार यही कह रहा था, मुझे किसी ने धक्का दिया है। अब्बा ने पैसे दिए। दूसरा बंदा उसको बमुश्किल बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले गया। मैंने गली में खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा तो मुझे गैलरी में वही 2 बच्चे दिखे। एक के सर पर चोट लगी थी। दोनों गुस्से से नीचे हमें ही देख रहे थे और मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गए। मैं समझ गया मामला क्या है, लेकिन मेरे समझने से क्या होता? अब्बा को कौन समझाता? हम घर के अंदर आ गए तो अम्मा और फराह परेशान खड़े थे। फराह ने अम्मा को भी जाकर उठा दिया था। ये क्या किया ज़हीर के अब्बा?
अम्मा बहुत परेशानी से बोल रही थी और बार बार जीने की तरफ देख रही थी। इस तरह दरख्त नहीं काटते। अब्बा भी कुछ उलझे उलझे से थे, कुछ बोले नहीं, अंदर चले गए। इस शाम अजीब सा माहौल था। अम्मा मगरिब के बाद बहुत देर जाए नमाज पर बैठी दुआएं मांगती रहीं। रात के खाने का दस्तरखान लग गया, सब खाना खाने आ बैठे। अम्मा सालन निकाल रही थी। फरह हम सबको बुला लाई। मेरी नज़र अब्बा पर पड़ी तो मैं चूक गया। अब्बा, ये क्या है? उनके सर पर ऐन सामने की तरफ से कुछ बाल गायब थे। मैंने हाथ लगाया तो अच्छे खासे बालों का गुच्छा हाथों में आ गया। ऐसे कटे हुए थे जैसे किसी ने बाकायदा कैंची चलाई हो। सब परेशान हो गए। अब्बा तो हद से ज़्यादा अपने बालों का ख्याल रखते थे। उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था कि ये क्या हुआ। फरह ने शीशा ला कर दिया। वो हाथ में शीशा लिए परेशानी से खुद को देख रहे थे। इधर किचन में अम्मा की आवाज़ आई, हाय अल्लाह। मैं और अदील अम्मा की आवाज़ सुनकर फ़ौरन किचन की तरफ गए। अम्मा पतीला खोलकर बस पतीले को देखे जा रही थी। क्या हुआ अम्मा? मैंने आगे बढ़कर झांका तो खाली पतीला मुंह चढ़ा रहा था। ये क्या है अम्मा? मैंने हैरानी से पूछा। ज़हीर पूरा 1.5 किलो का गोश्त बनाया था, कुछ भी नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे डर था, अम्मा आहिस्ता से बोली। अब्बा के ज़ोर से बोलने की आवाज़ पर हम सब बाहर भागे। अम्मा तो अब्बा को देखकर दंग रह गईं, लेकिन बोले कुछ नहीं। अब्बा हैरान परेशान बेहाल खड़े थे। वो बच्चों की तरह बता रहे थे। मैं शीशा देख रहा था और फिर शीशे में मेरी शक्ल बिगड़ गई। हमसे अब्बा की हालत देखी ना गई। आप परेशान ना हो ज़हीर के अब्बा, सब ठीक हो जाएगा, आप चले अंदर। अम्मा ने उनके हाथ से शीशा ले लिया। अब्बा को लेकर अंदर चली गईं। मुझे बोल कर गईं, ज़हीर कुछ बाज़ार से ले आओ। मैं बाइक की चाबी उठाकर फ़ौरन बाहर की तरफ निकला। अदील और फरह को ख़ास तौर से बोल कर गया, अम्मा अब्बा के साथ रहना। बाहर निकलकर मैंने ऊपर की तरफ नज़र डाली। मुझे कुछ बहुत गैर मामूली महसूस हो रहा था। क्या वो? मैं समझ नहीं पा रहा था। खाना लेकर फ़ौरन घर लौटा, फरह को दिया और बोला, कमरे में ही ले आओ। अब अब्बा के सर में भी दर्द हो रहा था। बमुश्किल उनको खाना खिलाकर दवाई दी। अम्मा उनको पढ़ पढ़ कर दम कर रही थी। उनको बस इससे सुकून मिल रहा था। आखिरकार वो सो गए। हम सब ने मिलकर खाना खाया। फरह किचन समेटकर अपने कमरे में चली गई। अम्मा, अम्मा, अचानक उसकी आवाज़ आई। मैं और अदील अम्मा के पास ही बैठे थे। हम तीनों भागते हुए गए। फरह रूहान सी खड़ी थी। उसका पूरा कमरा उलट पुलट पड़ा था, जैसे चोर आए हों। अलमारी का सारा सामान बाहर पड़ा था। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सहन में जाकर जीने के पास खड़ी हो गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। मैं, अदील और फरह अम्मा को देख रहे थे। अम्मा ऊपर देख रही थी। हम चाहकर भी उनको कुछ कह ना पा रहे थे। मैंने ऊपर जीने की तरफ साए देखे। ऐसा लग रहा था वो नीचे आ रहे हैं। अम्मा चले अंदर। मैंने अम्मा का हाथ पकड़कर खींचा। अम्मा खामोशी से पलटी, बस यही कहा, आज हम सब एक ही कमरे में सोएंगे। और फिर हमने अम्मा के कमरे में बिस्तर लगा लिए। फरह और अदील भी डरे डरे थे। फरह तो बेआवाज़ रोने लग गई। अम्मा ने कहा, तुम सब जब तक जाग रहे हो आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो। अम्मा तो जाए नमाज बिछाकर उस पर बैठ गईं। अब्बा बेचैन थे। अम्मा दम करती तो पुरसुकून हो जाते। इस रात मुझे एहसास हुआ माँ और बाप कितना बड़ा साया होते हैं। मैं भी अम्मा के साथ ही बैठ गया। रात जैसे जैसे आगे बढ़ी, ऊपर से आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे कोई भाग रहा हो। फिर वो आवाज़ें बहुत सारे लोगों के भागने की आवाज़ें बन गईं। इन आवाज़ों से अब्बा भी उठ बैठे। हम सब खौफज़दा थे। अगर कोई मुतमईन दिख रहा था तो वो अम्मा थी। वो न जाने क्या क्या पढ़ रही थी। बस एक बार उन्होंने हम सबको तसल्ली देने को कहा, कुछ भी हो जाए तुम लोग इस कमरे में महफूज हो। उनका ये कहना था न सिर्फ हमारे बल्कि अब्बा के भी चेहरे पर इत्मीनान आ गया। रात भारी तो थी, लेकिन हर रात की सुबह होती है। इस रात की भी सुबह हो गई। हम में से कोई भी रात भर पलक ना झपक सका। अम्मा ने तो पूरी रात जाए नमाज पर बैठे गुजार दी और न जाने क्या क्या आंखें बंद करके पढ़ रही थी। फजर हम सब ने साथ पढ़ी।
अम्मा ने हम सबको बताया। उन्होंने बहुत कोशिश की बात संभल जाए। इस दरख्त को नहीं कटवाना था। वहाँ जिन्नात के बच्चे थे जो इस दरख्त की टहनियों से लटक कर ऊपर की गैलरी से जीने तक आते थे। दरख्त कटवाने से उनका बच्चा गिर गया। वो बहुत गुस्से में हैं। आज दोपहर तक की मोहलत मिली है। हमें ये जगह छोड़नी होगी। अम्मा, कोई आमिल तो थी नहीं। अपने वालिद के सिखाए कुछ इल्म थे उनके पास, कुछ अल्लाह की तरफ से अता करता था। वो इतना ही कर सकी। अब्बा बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने भी कोई जानकर थोड़ी किया था। मैंने अब्बा के सर पर टोपी पहना दी। हम ज़रूरी सामान लेकर उसी दोपहर नानी के घर चले गए। नाना तो हयात न थे, लेकिन अम्मा ने चचा हबीबुल्लाह को बुलवा लिया। वो नाना के दोस्त सुंगी साथी थे। हम तो उनको बड़े नाना जी कहा करते थे। सारी बात सुनकर उन्होंने तसल्ली दी। यही कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ अनजाने में हुआ, मैं इस मसले को देख लूँगा। और वाकई उन्होंने 3 दिन वहाँ जाकर रात गुजारी और चौथे दिन हमें खुशखबरी दी, बेफिक्र होकर जाओ। और फिर हम लोग भी आ गए। अब्बा तो बस चुपचाप हो गए थे। उनके सर पर दोबारा उस हिस्से पर बाल भी ना आए। एक दिन तो अब्बा ने अम्मा से भी माफ़ी मांगी। उनको अम्मा की कदर आ गई थी। अम्मा ने उनको समझाया, मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे गुनाहगार ना करे। मैं तो आपकी साथी हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। अपनी वालदा और रिश्तेदारों से क़तई ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। और फिर ऐसा ही हुआ। अब्बा ने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। हम आज भी इसी घर में रहते हैं। बड़े नाना जी जब तक हयात रहे बाकायदगी से खबरगिरी को आते रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद सच्ची और लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।